हेलो बच्चों, आज की हमारी क्लास 6 है। इससे पहले हम 5 क्लास करा चुके हैं। आप लोग उन्हें देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आज है क्लास 6। कल हमने क्लास 5 में 1 से 10 तक प्रश्न पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के करा दिए थे। आज है प्रश्न 11 से 20 तक पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो प्रश्न 11 है, एक भिन्न लिंगाश्रयी पादप किन दोनों पर रोक लगाता है? ए ऑटोगैमी व जीटोनोगमी, बी जोटोनोगैमी व जीनोगैमी, सी क्लिस्टोगैमी व जीनोगैमी, डी ऑटोगैमी व जीनोगैमी। तो प्रश्न 11 पूछ रहा है, यानी किन भिन्न लिंगाश्रयी, एक भिन्न लिंगाश्रयी पादप किन दोनों पर रोक लगाता है? प्रश्न 11 का सही ऑप्शन है ए ऑटोगैमी व जीटोनोगमी पर, यानी एक भिन्न लिंगाश्रयी पादप किन दोनों पर रोक लगाता है? तो सही ऑप्शन है ए ऑटोगैमी व जीटोनोगमी। प्रश्न 12 है, नारियल में खाद्य भाग की आकार की प्रकृति है? ए बीज पत्र, बी भ्रूणपोष, सी फल भित्ति पेरिकार्प, या फिर डी पेरिस्पर्म। तो आप लोग बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है। नारियल में खाद्य भाग की आकार की प्रवृत्ति है। तो प्रश्न 12 का सही ऑप्शन है बी भ्रूणपोष। प्रश्न 13 है, प्रश्न 13 है, द्विनिषेचन पाया जाता है, यानी द्विनिषेचन पाया जाता है इस शैवाल में, बी कवक में, सी आवृतबीजी में, डी अनावृतबीजी में। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। प्रश्न 13 द्विनिषेचन पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है 3। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी आवृतबीजी में। किसमें? तो आवृतबीजी में। प्रश्न 14 है, आवृतबीजियों में सक्रिय यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु किस रूप में विकसित होता है? प्रश्न 14 पूछ रहा है कि आवृतबीजियों में सक्रिय यानी जो क्रियाशील यानी निरंतर कार्य करने में लगा हुआ हो, सक्रिय यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु किस रूप में विकसित होता है? ए भ्रूणपोष से, बी भ्रूणकोश से, सी भ्रूण से, या फिर डी बीजांड से। तो प्रश्न 14 का सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो बी भ्रूणकोश से। किससे? तो सही ऑप्शन है बी भ्रूणकोश से। प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15 है, पुरस्कार व आकर्षण किस हेतु आवश्यक होते हैं? प्रश्न 15 है, पुरस्कार व आकर्षण किस हेतु आवश्यक होते हैं? ए कीट परागण, बी जल परागण, सी क्लिस्टोगैमी, डी वायु परागण। तो पुरस्कार व आकर्षण किस हेतु आवश्यक होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 15 यानी 15 का सही ऑप्शन है ए कीट परागण। क्या है? तो ए कीट परागण। प्रश्न 16 है, ऐसे पुष्प जिनमें अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है तथा पुष्प क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पुष्प किसमें व्यवस्थित होते हैं? तो पुष्प क्रम में व्यवस्थित होते हैं। सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? ए मधुमक्खी, बी वायु, सी चमगादड़, डी जल। तो ऐसे पुष्प जिनके अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है तथा पुष्प क्रम में व्यवस्थित होते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी
क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, वायु द्वारा परागित होते हैं। किसके द्वारा परागित होते हैं? तो वायु के द्वारा। वायु जब चलती है तो एक पुष्प से उसके कणों को लेकर दूसरे पुष्प के अंडाशय में चिपक जाते हैं। तो इसका प्रश्न 16 का सही ऑप्शन है बी, वायु के द्वारा परागित होते हैं। प्रश्न 17, प्रश्न 17 है, मक्का के बीज में यानी मक्का के बीज में वरुथिका सिक्यूटेलम को बीज पत्र माना जाता है क्योंकि ए, यह भ्रूण की सुरक्षा करता है, बी, इसमें भ्रूण के लिए खाद्य पदार्थ होता है, सी, खाद्य पदार्थ का अवशोषण कर उसे भ्रूण को देता है, या फिर डी, स्वयं एक बीज पत्री में बदल जाता है। तो प्रश्न 17 का आप लोग सही और आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। यानी मक्का के बीज में वरुथिका सिक्यूटेलम को बीज पत्र माना जाता है क्योंकि इसका सही ऑप्शन है सी, खाद्य पदार्थ का अवशोषण कर उसे भ्रूण को देता है। किसे देता है? तो भ्रूण को देता है। प्रश्न 18, प्रश्न 18 है, हरे नारियल का दूधिया पानी है। हरे नारियल का दूधिया पानी है, जो हरा नारियल होता है उसके अंदर जो दूध जैसा पानी भरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो द्रव बीजांडकाय, बी, मादा युग्मकोद्भिद का द्रव, या फिर सी, द्रव भ्रूणकोश मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, या फिर डी, द्रव भ्रूण, या फिर ई, द्रव युग्मक। तो हरे नारियल का दूधिया पानी है, इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, द्रव भ्रूण कोश मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी सत्य नहीं है, गलत है, यानी पूछ रहा है। प्रश्न 19 ए, कई प्रजाति के परागकणों का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण हो सकता है, लेकिन उसी प्रजाति के परागकण की केवल एक पराग नलिका वर्तिका में वृद्धि करती है। बी पूछ रहा है, बी है, ऐसे कीट जो परागण संपन्न कराएं बिना परागकणों का उपभोग करते हैं। यानी ऐसे कीट जो परागण संपन्न कराएं बिना परागकणों का उपभोग करते हैं, परागदस्यु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो परागदस्यु कहलाते हैं। सी है, परागकण का अंकुरण व पराग नलिका की वृद्धि पराग व स्त्री केसर परस्पर क्रिया से संबंध रासायनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रित होती है। डी को ऊपर करते हैं थोड़ा, यानी असत सही नहीं है, पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछ रहा है। सी, डी है, कुछ सरीसृप भी पुष्पी पौधों में परागकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। यानी कुछ सरीसृप जो जमीन पर रेंगने वाले जीव हैं भी पुष्पी पौधों में परागकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। तो प्रश्न 19 का सही ऑप्शन है ए। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, प्रश्न 19 का। यानी कई प्रजाति के, इसका सही ऑप्शन यानी गलत पूछ रहा है, सत्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी सत्य नहीं है, गलत है। कई प्रजाति के परागकणों का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण हो सकता है, लेकिन उसी प्रजाति के परागकण की केवल एक पराग नलिका वर्तिकाग्र में वृद्धि करती है। ये सही नहीं है। हेलो पापा।
प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनिषेक फल का उदाहरण है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनिषेक फलन का उदाहरण है। ए अमरूद, बी आम, सी केला या फिर डी सेब। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनिषेक फलन का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन है सी केला। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।